गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग जो है पिछले क्लास में आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे थे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको जो है हम आज इस क्लास में जो है कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है आर्थिक कारक के अंतर्गत 4 पॉइंट्स पर चर्चा किए थे। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और पूंजी निर्माण तथा पूंजी उत्पादन ये किस तरह से जो है हमारे आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। आइए शेष बचे हुए फैक्टर्स पर चर्चा कर लेते हैं। अगला जो इसमें तत्व है उसका नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तकनीकी तथा नवप्रवर्तन। तकनीकी तथा नवप्रवर्तन। अब देखिए ये टेक्नोलॉजी, तकनीकी को हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी या इसी को तकनीकी बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द और है, नवप्रवर्तन है, नवप्रवर्तन या इसी को नवोन्मेष भी बोलते हैं, प्रवर्तन। इंग्लिश में इसको इनोवेशन बोलते हैं। ये इनोवेशन होता है, ये जो है आपका टेक्नोलॉजी होता है। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये किस प्रकार से जो है हमारे आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रौद्योगिकी होता है या तकनीकी होता है ये क्या होता है। मैंने आपको बताया कि यह जो टेक्नोलॉजी होता है वो क्या, एक तरीका होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्या हो, उत्पादन क्रिया हमारा कम समय में अच्छे ढंग से हमारा उत्पादन क्रिया संपादित हो, अधिक उत्पादन हो, है ना। समय कम लगे, लागत कम लगे, उत्पादन अधिक हो, कोई ऐसा तरीका, है ना। तो जिस तरीके का प्रयोग करके हमारा उत्पादन क्रिया में तीव्र गति से वृद्धि होती है, समय कम लगता है, लागत कम लगती है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, तकनीकी कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन में क्या करते हैं, हम तेज़ी से वृद्धि करते हैं, है ना। एक सरल तरीका होता है जिससे कम समय कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। किसी भी देश में टेक्नोलॉजी विकसित है, नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है तो नई तकनीकी क्या करता है, उत्पादन क्रिया में तीव्र गति से वृद्धि करती है। अपेक्षाकृत जो आपका ट्रेडिशनल टेक्निक का जो प्रयोग करते हैं, हम परंपरागत तकनीक का प्रयोग करते हैं, हम परंपरागत तकनीक का प्रयोग करके जो उत्पादन करते हैं वो उस वहाँ पर उत्पादन कम होता है, जबकि नए तरीके से जो हम उत्पादन करते हैं, नई तकनीक का प्रयोग करके जो उत्पादन करते हैं वहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। तो टेक्नोलॉजी जो है ये क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार से क्या है, ये जो है उत्पादन क्रिया में सहायक है। तो उत्पादन क्रिया में सहायक है, इसका मतलब है कि ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में भी सहायक है। इसका मतलब है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है टेक्नोलॉजी का आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि पर, ठीक है। इसी तरीके से इनोवेशन, नवप्रवर्तन की हम बात करें, नवप्रवर्तन, नया परिवर्तन। नव मतलब नया, प्रवर्तन परिवर्तन, नवोन्मेष भी इसको कहते हैं, नया परिवर्तन भी कहते हैं, नव प्रवर्तन भी कहते हैं, इनोवेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नव प्रवर्तन का तात्पर्य होता है कि जब उद्यमी क्या करता है कि एक नए प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता है, जो जिस वस्तु का उत्पादन करता है वो क्या होता है, वो नई वस्तु होती है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, नई तकनीकी का प्रयोग करता है। यानी जो उत्पादन का तरीका है वो नया है, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो नया है।
उस वस्तु को जिस मार्केट में वो जो है उसको क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है, मार्केट भी नया है, तो नए मार्केट की खोज करना, नए वस्तु का उत्पादन करना, नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, यही क्या कहलाता है, यही जो है आपका नव प्रवर्तन कहलाता है। यानी सब कुछ क्या हो, नया हो, न्यू हो। तो नए तरीके से जो भी उत्पादन क्रिया होता है, नए मार्केट का खोज करना, नए अवसरों की खोज करना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये नव प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। और नव प्रवर्तन का जो है सिद्धांत दिया है एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम प्रोफेसर शुम्पीटर। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को जो है निर्धारित करने वाले मुख्य रूप से जो कारक हैं वो आपका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही है। मात्र यही जो है कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से इनोवेशन भी क्या करता है, ये हमारे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है या इसको निर्धारित करता है, या इसका जो है इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इनोवेशन का प्रयोग करके हम उत्पादन क्रिया में तेज़ी से जो है क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा आउटपुट में क्या होता है, तेज़ी से वृद्धि होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार से जो है तकनीकी तथा नवप्रवर्तन क्या करता है, ये उत्पादन क्रिया में और आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या करता है, ये सहायक होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला है बाजार का आकार। देखिए बाजार का आकार ये भी क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होने की संभावना है कि नहीं, तेज़ी से होगा कि नहीं होगा, तेज़ी से हो रहा है या कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है बाजार के आकार पर भी, यानी मार्केट के साइज पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है ग्रोथ कैसा होगा या कैसा हो रहा है या कैसा होना चाहिए। तो ये डिपेंड किस प्रकार से करता है, यदि बाजार का आकार छोटा है, यदि बाजार सीमित है, तो सीमित आकार के बाजार, छोटे बाजार के द्वारा जो है हमारा आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि ये नहीं हो पाएगा, इसमें कमी होगी, इसमें वृद्धि नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसमें ये क्या करेगा, छोटे बाजार जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन बड़े स्तर का जो बाजार होता है, व्यापक स्तर का जो बाजार होता है, तो बड़े बाजार क्या करते हैं, वे जो है आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। यदि बाजार का आकार बड़ा है, व्यापक स्तर का बाजार है, बड़े पैमाने का बाजार है, तो ऐसी स्थिति में जो है, अब बड़े व्यापक पैमाने के बाजार का मतलब ये है कि वहाँ पर बाजार से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, है ना, बाजार में वस्तुओं सेवाओं के अलावा जितना भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें, पूंजी, ये सब कुछ जो है क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होगा, तभी बाजार का आकार बड़ा होगा। और जब बाजार का आकार बड़ा होगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इस तरीके से इसका आकार इसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। बड़ा होगा तो अच्छा होगा, छोटा होगा तो खराब होगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरह से इसको क्या कर रहा है, बाजार का आकार जो है इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्यावसायिक ढांचा। देखिए व्यावसायिक ढांचा भी महत्वपूर्ण ढंग से जो है इसको निर्धारित करता है, प्रभावित करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। व्यावसायिक ढांचा क्या होता है, जो भी हमारे कार्यशील जनसंख्या होता है, कार्यशील जनसंख्या को जो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित करते हैं विभिन्न व्यवसायों में, उसी को क्या कहते हैं, हम व्यावसायिक ढांचा कहते हैं। जैसे हमारे देश में हम बात कर लें, हमारे देश में जो व्यावसायिक ढांचा है उसमें जो है हम इस तरीके से जो है व्यावसायिक ढांचा हमारा जो है उसमें आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, आपका द्वितीयक क्षेत्र है,
और आपका तृतीयक क्षेत्र है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, इसमें जो है आपका कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में क्या आता है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, वानिकी जिसको हम फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ये सब जो है किस में आता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें उद्योग आता है, विद्युत आता है, जल आता है, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसमें आपका जो है आता है बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना, यातायात ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन संचार हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो हमारा जो भी कार्यशील जनसंख्या है, जो भी काम करने वाली जनसंख्या है, रोज़गार में लगी हुई जो जनसंख्या है, वो जो है इन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं, है ना। अब इनमें जो है किस तरह से जो है हम भारत देश की बात करें तो रोज़गार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम जीडीपी में जो है भाग की बात करें, हिस्सेदारी कितना है जीडीपी में, तो सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद आपका सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र का है, और लास्ट में जो है आपका है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक ना। तो सबसे अधिक लगभग 50% जनसंख्या जो है आपका इसमें काम कर रही है। जितनी भी कार्यशील जनसंख्या उसका 50% कहाँ पे काम कर रही है, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जीडीपी में इसका योगदान गया है सबसे कम है ना, तीनों से कम है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में आप देखेंगे तो रोज़गार की दृष्टि से जो है उसकी अपेक्षा कम है, लेकिन इनका योगदान जो है क्या है, जीडीपी में अधिक है। सबसे अधिक इसका है, फिर इसका है, और लास्ट में किसका है, प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यही क्या होता है, व्यावसायिक ढांचा होता है, और व्यावसायिक ढांचा भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। यदि आपका जो है प्राइमरी सेक्टर में यदि आपका जो है रोज़गार अधिक है, यानी ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ पे, कार्यशील जनसंख्या कहाँ पे लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप जो है आपका व्यावसायिक ढांचा सही नहीं है। इसमें अधिक लगी है, इन सब में कम लगी है, तो व्यावसायिक ढांचा सही नहीं है। अब व्यावसायिक ढांचा सही नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है आपका आर्थिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होता है, और यहाँ पर जो है आपका जो है रोज़गार अधिक होना चाहिए, यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, जबकि जनसंख्या कहाँ पर अधिक है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी रोज़गार आपका अधिक होना चाहिए। यदि यहाँ पर भी जो है आपका रोज़गार अधिक हो, या कह लीजिए कि तीनों में लगभग बराबर हो, है ना, समान वितरण हो, यहाँ पर भार कम हो, प्राइमरी सेक्टर में जो अधिक भार है वो भार को हटाकर इनमें भी जो है क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, यहाँ पर भी लोग अधिक काम करने लगें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका योगदान और भी बढ़ेगा। जब और बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में जो है जनसंख्या की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिनकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब देखने में लगता है काम में लगे हैं, लेकिन इनको निकाल भी दीजिए तो कोई उत्पादन फर्क करने वाला नहीं है। तो जितने भी फालतू लोग हैं इनको यहाँ से हटाकर इन क्षेत्रों में लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनकी जो श्रम की उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होगी, और जिससे क्या होगा कि हमारा जो आर्थिक ग्रोथ होगा या आर्थिक जो है आपका डेवलपमेंट होगा उसमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जो व्यावसायिक हमारा ढांचा किस प्रकार से है, ये जो है हमारे इसको जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बात क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया। लास्ट है यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट भी जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। किस तरह से प्रभावित करता है यदि हम इस पर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण का प्रभाव इस पर जो है सकारात्मक होता है। यानी पर्यावरण संरक्षित हो, पर्यावरण अनुकूल हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, पॉल्यूशन न हो, प्रदूषण न हो किसी भी प्रकार का, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो,
ये सारे पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो, हमारा पर्यावरण अच्छा हो, हमारे अनुकूल हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास भी तेज़ी से होगा। क्योंकि पर्यावरण जब अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट जब अच्छा रहेगा, तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनकी जो कार्यकुशलता है वो अच्छी होगी, वो अच्छे से मन लगाकर काम करेंगे, और जब मन लगा के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो अपने आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन यदि पर्यावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गया, यदि प्रदूषण बढ़ गया, कोई भी पॉल्यूशन हो, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे आपका मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है हम बता दें आपको कि हम क्या होंगे, हम अधिकतर क्या होंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की अधिकतर क्या होगी, बीमार होगी। जब बीमार होगी, कार्यशील जनसंख्या बीमार होगी, तो ऐसे में जो हमारा उत्पादन कार्य है वो अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे हमारा जो विकास या आपका समृद्धि है ये भी क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको पर्यावरण भी जो है इन दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा उपाय करना पड़ेगा, इस तरह से जो है हमको उत्पादन क्रिया में ऐसा जो है प्राकृतिक संसाधनों का हमको क्या करना चाहिए, उसका जो है हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाए, पर्यावरण हमारा दूषित हो जाए, जिससे हम बीमार हो जाएँ और हमारे लिए क्या हो जाए, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अनुकूल पर्यावरण ही क्या करता है, इसमें वृद्धि करता है। तो ये जो है हम चर्चा कर रहे थे आर्थिक कारकों के बारे में कि आर्थिक कारक किस प्रकार से जो है इसको प्रभावित करते हैं। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को आर्थिक कारकों के अलावा गैर आर्थिक कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो गैर आर्थिक कारकों में जो है हम कुछ प्रमुख जो है कारकों का नाम यहाँ पे हमने लिखा है, जिसमें पहला कारक है राजनीतिक कारक, इसको हम पॉलिटिकल फैक्टर बोलते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है, राजनीतिक कारक जो है किस प्रकार से हमारे आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप देखिए राजनीतिक कारक मतलब जो भी देश में जो भी गवर्नमेंट होती हैं, सरकारें जो होती हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें जो है स्थिरता होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। सरकारें जो है अस्थिर नहीं होनी चाहिए, मतलब अस्थिर का मतलब ये है कि सरकारें जल्दी जल्दी बदलनी नहीं चाहिए। पता चला कोई सरकार आती है और वो जो है अपना कार्यकाल 5 साल के लिए, मान लीजिए सामान्य कार्यकाल जो है 5 साल के लिए होता है, जिससे हम भारत देश की बात करें तो 5 साल के पहले ये सरकार जो है गिर जाती है किसी कारणवश, तो फिर दूसरी सरकार आती है, पता चला वो भी जो है समय से पूरा 5 साल नहीं करती, फिर से जो है दूसरा फिर से चुनाव होता है, फिर से दूसरी सरकार तीसरी सरकार आती है। तो इस तरीके से यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी और सरकारें बार बार बदलती जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी सरकार बनती है उस आर्थिक विकास के लिए सही रणनीति जो है नहीं बना पाती, या रणनीति बनाती है तो उसको जो है उस पर क्रियान्वित नहीं कर पाती है ना, उसको पूरा नहीं कर पाती, उसको लागू नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक वो उसको कार्य जो है कार्य रूप में जब से वो परिणित करना चाहती है तब तक जो है सरकार गिर जाती है। फिर दूसरी सरकार आती है तो फिर अपना वो दूसरे ढंग से जो है अपना स्ट्रेटजी बनाती है, रणनीति बनाती है, फिर उस पर काम करना शुरू करती है, पता चला वो भी काम नहीं कर पाई, तब तक वो भी सरकार गिर गई, तीसरी सरकार आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकार स्थिर है, तो अच्छे से क्या करेगी, वो अच्छे ढंग से जो है अपना एक स्ट्रेटजी बनाएगी, आर्थिक विकास के लिए टारगेट लक्ष्य जो है निर्धारित करेगी और उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित ढंग से आर्थिक नियोजन के द्वारा जो है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा वो अपना टारगेट जो है रखेगी और उसको जो है प्राप्त करने का प्रयास करेगी, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो है या किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार जो है जो पॉलिटिकल आपका जो है फैक्टर है, ये हमारे आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट आपका है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक
सामाजिक कारक भी क्या करता है, सोशल फैक्टर्स भी जो है हमारे आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको निर्धारित करता है। अब ये किस तरह से प्रभावित करता है? जैसे आप सामाजिक कारक में हम बात करें कि आपका दो तरह से प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपका जो वैज्ञानिक सोच, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, ये सब यदि अच्छा हो, बेटर हो, तो ऐसी स्थिति में ये फैक्टर जो है क्या करेगा, ये जो है आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगा या सहायक होगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं। यदि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, यदि हमारे समाज में जो है कुरीतियाँ व्याप्त हैं, परंपराएं व्याप्त हैं, रीति रिवाज व्याप्त हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यही जो है सामाजिक कारक इसको क्या करेगा, ये नीचे की ओर धकेलेगा, धक्का देगा, अर्थात इसका जो है इस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें सामाजिक कारक में आपका उत्तराधिकार का नियम हो गया। उत्तराधिकार का नियम क्या कहता है कि ये जितने भी जो है आपका बात करें परिवार में, या पिता की मृत्यु होती है तो उसके जितने भी पुत्र होते हैं, उसकी संपत्ति का जो है उन पुत्रों में बराबर हिस्सेदारी होती है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो विशेष रूप से कृषि की हम बात करें, कृषि क्षेत्र में जो है, कृषि क्षेत्र में हमारा जो भूभाग होता है, जितने भी बेटे होते हैं उनमें क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये डिवाइड होता जाता है, जिससे हमारा जो भूभाग होता है उसका आकार छोटा होता जाता है। और एक छोटे आकार होने के कारण इसकी उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उत्पादकता कम हो जाती है खेत की, तो उत्पादन कम होने से क्या होगा, हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तराधिकार का नियम क्या करता है, ये जो है कृषि उत्पादन में कमी कर देता है ना। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रथा है ना, आपका जो है जातिवाद है। जातिवाद में हम क्या करते हैं कि हम अपने जाति के अनुसार काम करते हैं, है ना। यदि हम उच्च जाति के हैं तो हम नीचे वाला कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, जिससे हम अच्छी रूप से बेरोज़गार रहते हैं। और जब हम बेरोज़गार रहेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो है हम बात करें कि संयुक्त परिवार प्रथा में जो गार्जियन एक मुखिया होंगे, दादा या दादी, है ना, तो उसमें जो वो आदेशित करेंगे तभी कोई व्यक्ति डिसीजन ले पाता है। सभी व्यक्ति जो है डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पर भी विकास मार्ग क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जो है नेगेटिव जो है इसका इफेक्ट होता है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से सामाजिक कारक भी क्या करता है, ये जो है आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। ठीक है। धार्मिक कारक की यदि हम बात कर लें, धार्मिक कारक ये भी जो है आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक विकास को क्या करता है, महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अब इसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ज़्यादातर जो है धार्मिक कारक जो है क्या करता है, ये आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास को अवरुद्ध ही करता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें भाग्यवादिता जो है उत्पन्न होती है। धर्म में जो है आस्था लोगों की ज़्यादा होती है, जिसमें भाग्यवादी विचारधारा ज़्यादा आती है। भाग्यवादी विचारधारा का मतलब ये है कि लोग जो है भाग्य पर जो है ज़्यादा विश्वास करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी अच्छा कार्य है करने के लिए जब बात की जाती है तो बोलते हैं कि यदि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे हम रोज़गार की ही बात, तो भाग्यवादी का मतलब यही हुआ कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गरीब है, गरीबी से जूझ रहा है, तो उसको जो है गरीबी का उपाय सोचना चाहिए और उसके लिए उसको कार्य करना चाहिए, रोज़गार का अवसर ढूंढना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जिससे गरीबी की समस्या दूर हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो है, जो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, ऐसी जो है विचार अंदर होती है, भाग्यवादी विचार। उनको लगता है कि ईश्वर ने हमको गरीबी दिया है, तो ईश्वर का वरदान समझकर वो गरीबी झेलते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे भाग में होगा तो गरीबी अपने आप भाग जाएगी, नहीं तो गरीबी बनी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है, तो इस तरीके से वो भाग्यवादी बने रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आर्थिक विकास अच्छे ढंग से, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार धार्मिक कारक भी क्या करता है, ये जो है आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो
बस हो गया। आज के क्लास में हमने जो है शेष बचे हुए जो भी तत्व हैं इसको हमने आपको समझाया, और इस प्रकार पिछले क्लास और इस क्लास के द्वारा जो है हमने आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक विकास को कौन कौन से तत्व जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, इस पर हमने चर्चा किया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।